ओके, चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब ऑनलाइन गाइस? सब एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे कि आवाज स्क्रीन सब विजिबल है प्रॉपरली? परफेक्ट। लॉट ऑफ न्यू फेसेस ऑनलाइन ऑल्सो। जस्ट अ क्विक इंट्रो, जिन लोगों को नहीं पता है, आई एम CA कौशिक S अग्रवाल। I teach economics, business economics and business law for CA foundation level, and at CA inter level I teach audit, law and SM। ठीक है, मेरे बारे में तो ज्यादा बात आज नहीं करेंगे, बात करेंगे किसके? आप लोगों के बारे में। जस्ट टू अंडरस्टैंड, अभी जो अटेम्प्ट हुआ है, जो एग्जाम हुई है जनवरी में, किस किस का रिजल्ट फेल आया है या अनसक्सेसफुल मैं बोलूं तो वो आया है? Online guys can raise their hands. On the Zoom. ओके, ठीक है। देखिए, फेल जैसा कि अपन ने बोला, ये कोई परमानेंट फेलियर नहीं है। इट इज जस्ट अ टेम्पररी सेटबैक। अपनी कुछ गलतियां हुई है, कुछ चीजें अपन ने मिस कर दी है, जो अपने को अब ठीक करनी है, और अपन जो है अब उसको चीज को पास करके ही रहेंगे। इस माइंडसेट से अपने को आगे बढ़ना है, राइट? तो बिफोर मूविंग ऑन टू द टेक्निकल एस्पेक्ट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डू। अपन मोस्टली जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, दैट वुड बी फ्रॉम माय साइड वुड बी मोर रिलेवेंट टू बिजनेस लॉज एज वेल एज दूसरा कौन सा सब्जेक्ट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बट उसके पहले, जैसा मैंने बोला, जस्ट कीप अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। जो रिजल्ट है आपका, एक्सेप्ट इट। जो हो गया है, ICAI की गलती थी, मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नाउ इट डजंट मेक सेंस। जो है जैसा है, एक्सेप्टेड। गलती अपनी ही थी, ये आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग, डोंट एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। उसका कैसे हो गया, वो तो कम पढ़ता था या पढ़ती थी, मैं बहुत पढ़ता था या पढ़ती थी, उसका कैसे होगा, क्या होगा? डोंट कंपेयर विद एनीवन। उनकी जर्नी अलग है, आप लोगों की जर्नी अलग है। उन्होंने क्या किया है आपको नहीं पता, आप क्या करोगे उनको नहीं पता। डोंट थिंक दैट यू आर नॉट कैपेबल। ऐसा मत सोचिए कभी भी कि शायद मेरे से होगा या नहीं होगा। देखिए, एफर्ट्स बिना किए जब रिजल्ट नहीं आता तो पता होता है कि अपन ने एफर्ट्स नहीं किए, बट एफर्ट्स करने के बाद में जब रिजल्ट ना आए तो इट हर्ट्स। इट्स लाइक यार अब और क्या रह गया, और अपन कर पाएंगे या नहीं। बट ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं अपनी ही थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी कमी रह जाती है, जिसको अपने को एड्रेस करना है आज यहां पर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड ट्रस्ट मी, यू गाइज विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बेनिफिट्स फेलियर के, ऑब्वियसली यार, फेलियर किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। बट फेलियर के कुछ बेनिफिट्स भी है, आपको लाइफ के लिए रेडी करती है वो। ह्यूमिलिटी सिखाती है फेलियर, आपको ये बताती है कि शायद सब कुछ करने के बाद में भी हो सकता है कि आप लोगों को रिजल्ट ना मिले। कभी कभी लाइफ में वो चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, राइट? और आखिरी चीज, बिलीव इन योरसेल्फ। स्टार्ट करने के पहले ये सबसे जरूरी चीज है, जो हो गया है उसको छोड़ करके वापस बिलीव इन योरसेल्फ। अभी तक अपन ने किया है, फर्स्ट टाइम अगर आपने फेलियर दिखाया तो इट्स मोर, आई नो इट्स मोर काइंड ऑफ hurting or more difficult to come out of it, but trust me, this is just a temporary thing। वापस से अपने आप पर बिलीव करके start again with full force and you will definitely clear out in this attempt or in this exam as we say, right? अभी तक हो गया, ठीक है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं। आगे अब इसको नहीं होने देना है किसी भी लेवल पर, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कभी भी अपने को होने नहीं देना है। इसके लिए अपन जो है कुछ बातें करते हैं।
नाउ कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिक्स, थियरी की अपन ने बात की, बिजनेस लॉज एंड कौन सा दूसरा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए थियरी सब्जेक्ट्स में नहीं गया, क्या होता है अपन बोलते उसको थियरी है बट एक्चुअली उसको प्रैक्टिकल से ज्यादा जो है प्रैक्टिस लगती है। सबसे पहली चीज थियरी में जो है वो तो है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। नो डाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लगेगी, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चीज में लगेगी। ये मेजॉरिटी सारे स्टूडेंट्स का कवर हो जाता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कम ज्यादा थोड़ा बहुत कोई कंसेप्ट में थोड़ा कम ज्यादा, बट जनरली ये फर्स्ट लेवल हर कोई अचीव कर लेता है, बट हर कोई पास तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इस चीज से काम नहीं होगा। दूसरी चीज आपको लगेगी रिवीजन। रिवीजन एक बार दो बार सफिशिएंट है क्या? नहीं, रिवीजन आपको कम से कम 4 से 5 बार करनी पड़ेगी, स्पेशली इन थियरी सब्जेक्ट्स। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा, जब तक आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा तब तक आप पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। थियरी में स्पेशली टॉकिंग अबाउट द लॉ, आप लोगों ने देखा होगा कि टाइम काफी कम मतलब रहता है, कंपैरेटिवली अपने को टाइम बहुत बार नहीं पुरता है। क्यों नहीं पुरता है? क्योंकि अपन वहां पर सोचने में भी 1-1.5-2 मिनट डाल देते हैं, और वो 1-1.5-2 मिनट मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उतने मिनट्स तो अपने सोचने में ही चले जाते हैं। उस मिनट्स को, उस टाइम को कैसे रिड्यूस करें या कैसे काटें? वो कटेगा रिवीजन से। आप जितने ज्यादा बार रिवीजन करोगे, जितने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि अपने को वहां पर जाकर के ऐसा रहेगा, क्वेश्चन देगा कि फटाफट आंसर लिखना चालू, हाथ अपने आप जो है चालू कर देगा आपका आंसर लिखना। बट उसके लिए वो लेवल आने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करनी जरूरी है। बिना मल्टीपल्स 1-2 रिवीजन में फिर वापस वही फेज आएगा, वही साइकिल आएगा कि अरे अपने को ये लिखना था क्या, वो पॉइंट क्या था, ये पॉइंट क्या था, ऐसा ही होगा। तीसरी चीज राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा लॉ के लिए अगर अपन बात करें, बिजनेस लॉस के लिए, ये लोग करते नहीं हैं, जिसके कारण अभी आपने मतलब रिजल्ट्स भी देखा होगा तो मेजॉरिटी जो मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, सबका कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीजन रहा है बिजनेस लॉज, राइट। राइटिंग प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी टेक्निकल लैंग्वेज जैसी चाहिए वैसी नहीं आएगी, और जब तक आपकी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं आएगी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत कम ज्यादा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मॉड्यूल का एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी चाहिए आपको, नहीं, बट एटलीस्ट योर सेंटेंस शुड लुक प्रोफेशनल, शुड मेक सम सेंस, कीवर्ड्स तो आने ही चाहिए, प्लस जो लैंग्वेज जैसी मॉड्यूल में दी हुई है, जैसा उनका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रहता है, उस टाइप में अपना जो है आंसर आना जरूरी है। इसीलिए यहां पर आ जाता है, यहां से यहां पर आने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मेक श्योर अभी के लिए अगर अपन 2 महीने की बात करें, अभी भी सफिशिएंट टाइम है आपके पास में, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। ट्राई करिए एटलीस्ट 10 में से 5 क्वेश्चन आप लिख करके देख रहे हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, अगर आपके पास में टाइम है, पॉसिबल है, तो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, अगर आपका अटेम्प्ट बाद में का है तो। ऑनलाइन गाइस अगर किसी का अटेम्प्ट बाद में का रहेगा तो अभी के लिए अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाई है तो ठीक है, नहीं बनाई है तो अब इस टाइम पर नए शॉर्ट नोट्स बनाना इट्स नॉट वर्दी। बेसिकली ट्राई कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हो वहां पर कुछ लिखना है तो साइड में पेंसिल से लिख लिया उसी बुक में। दूसरी चीज स्टिकी नोट्स आती है, स्टिकी नोट्स बना करके आप जो है वो लिख सकते हो अपने बुक में, राइट। तो क्या होगा, आप वो नोट्स पढ़ते टाइम पर आपके आंखों के नीचे से पूरी बुक भी चली जाएगी और जो शॉर्ट में रीड करना है वही पॉइंट आ भी जाएगा। इसके अलावा आप आईसीआई की समरी और चार्ट्स भी यूज कर सकते हो, सारांश जैसा एक आता है आईसीआई का, अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है, बट अगेन उसमें ऐसा नहीं है कि उसके भरोसे ही पूरा हो जाएगा, इट इज बेसिकली लास्ट मिनट रेफरेंसर, और वो भी नए चार्ट्स या नई समरी कोई का भी हो, वो आखिरी टाइम पर जाकर के पहली बार रेफर नहीं करना। अगर आपने पहले से देखा है तो ही आखिरी में उसको रेफर करो, नहीं तो आपको पहली बार समझने में ही वहां पर आखिरी का टाइम निकल जाएगा। सो डोंट यूज एनी न्यू मटेरियल इन द लास्ट डेज। अगर आपको देखना है, कोई चीज करना है तो अभी से उसको फिक्स करके रख लीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस की अपन ने बात की, राइटिंग प्रैक्टिस अपने को कैसे क्या करनी है लॉ में। देखिए सबसे पहले तो अपन यहां पर ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस में सिर्फ टेस्ट पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, टेस्ट पेपर तो लिखना ही है आखिरी में, वो तो है ही, बट साथ में आंसर राइटिंग की अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या करना है आपको, पहले देखने का क्वेश्चन,
क्वेश्चन देख करके जो अपने को आंसर आता है बेस्ट अपनी लैंग्वेज में वो लिखना। आंसर लिखने के बाद में कंपेयर इट विथ द मॉडल आंसर, जो हाथों हाथ है आपको कंपेयर करना है, और कहां पर गलती हुई है, क्या गलती हुई है, ये आपको कंपेयर करना जरूरी है। तब आपको समझेगा कि अच्छा इसमें ऐसी लैंग्वेज रिक्वायर्ड थी, ऐसी चीज रिक्वायर्ड थी, और तब वो ज्यादा दिमाग में जाएगा। सेंटेंस जब आप पढ़ते हो, पढ़ते टाइम पर उसको कॉन्शियसली थोड़ा टाइम लेकर के पढ़ो लगे तो, बट अच्छे से ध्यान से पढ़ो। इज एंड द पे भी ध्यान दो कि वो कहां कैसे यूज कर रहे हैं, राइट, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम, सो दैट आपका कंस्ट्रक्शन सेंटेंस का इंप्रूव होगा। थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा टाइम दे करके अच्छे से लॉ को पढ़ो। इको की अगर अपन बात करें इकोनॉमिक्स में, बेस्ट थिंग फॉर अस इज, वहां पर कोई राइटिंग की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है, बट वहां पर एक चीज आपको जरूरी है, क्या, सॉल्विंग प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट्स अगेन सी, इको भी वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसमें रिवीजन तो डेफिनेटली लगेगी ही अपने को, बट कभी कभी क्या होता है, अगर अपन प्रैक्टिस ना करें ना, तो क्वेश्चन कैसा आता है और उसका आंसर कैसे अप्लाई करके अपने को कैसे आंसर टिक करना है, ये अपन हाथों हाथ कर नहीं पाते। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज नहीं आएगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अपने को अच्छे से, उसका बरोबर मतलब एप्लीकेशन कैसे करना है कॉन्सेप्ट का, ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका कैसा आईसीआई का आंसर एक्सपेक्टेड है, ये अपने को तभी समझेगा जब आप उसकी भी सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यू के लिए अगर आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आपको 4 ऑप्शंस में से ऐसा है कि कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो सही ऑप्शन अगर अपने को पता नहीं है तो यू कैन गो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि गलत कौन सा है वो निकाल दो, फिर और गलत कौन सा है वो निकाल दो, आखिरी में मेजॉरिटी चांसेस में आप 2 में से ही बचोगे, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, उन दोनों में से एक मे बी थोड़ा सा लॉजिक लगा के जनरली आंसर निकल ही जाता है। नाउ कमिंग बैक टू लॉ, लॉ में आपको जब भी आंसर लिखना है तो आंसर अपने को कैसे लिखना है, अगर आपका आंसर केस लॉ फॉर्म में है तो आपको एक जो है फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है। पहले प्रोविजंस, सेकंड इज द फैक्ट्स, एंड द थर्ड पार्ट इज एनालिसिस एंड कंक्लूजन। प्रोविजंस कौन सी एप्लीकेबल है, उसके बाद में फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स इज नथिंग बट योर क्वेश्चन का रिपीटेशन, एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन की वो प्रोविजंस उन फैक्ट्स को कैसे अप्लाई होकर के क्या कंक्लूजन मेरा निकलता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर है तो वहां पर कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना जरूरी है। अगेन जो साइड हेडिंग्स होती है या अंदर के जो मेन जार्गन, जो टेक्निकल जार्गन्स, लीगल जार्गन्स जो होते हैं वो आपके आंसर में आने जरूरी है। प्लस लैंग्वेज इज एंड द, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, कहीं भी कुछ भी यूज करते हैं, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता, उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक और चीज, लिखते टाइम पर ट्राई कीजिए कि अंडरलाइन आप कर रहे हो, ओके। अंडरलाइन करते टाइम पर ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप स्केल लेकर, पेंसिल लेकर आखिरी में उसको सजा सजा के अंडरलाइन कर रहे हैं, उसमें टाइम मत डालिए। अगर आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है, अगर आपके पास में टाइम बच रहा है तो यू कैन डू दैट, बट अगर टाइम नहीं है तो हाथों हाथ लिखते लिखते ही वहां पर आपने पेन से उसको अंडरलाइन कर दिया, दैट वुड ऑल्सो बी सफिशिएंट। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा चीजें डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अंडरलाइन करना जरूरी है, कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को। अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे तो देखिए जो चेकर होता है उसके पास में इतना टाइम नहीं रहता कि एक वर्ड आपका पढ़े, राइट। आपको ये बताना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आंसर में लिखी है। इको एमसीक्यू की अपन ने बात की, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप जो है ट्राई कर सकते हो कहीं पर, अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। स्पेसिफिकली अगर अपन मे की बात करें, जो अपना आने वाला अटेम्प्ट है, उसके लिए अभी से एक काम करना है अपने को, पढ़ते पढ़ते एबीसी एनालिसिस करना है। एबीसी एनालिसिस क्या होता है सर? शुरुआत में पढ़ते टाइम पर, आखिरी में अपने को 1.5 दिन जब मिलता है, वहां पर ऑब्वियसली अपने पास में इतना टाइम नहीं होता कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरा का पूरा मॉड्यूल सब कुछ रिवाइज कर लें अपन, लिमिटेड टाइम होता है। वहां पर आपको सिर्फ वो चीजें रिवाइज करनी है जो आपको पहले याद नहीं आई थी या पहले बहुत डिफिकल्ट लग रही थी। पढ़ते टाइम पर आपको कुछ चीजें ऐसी लगेगी कि अच्छा हाँ, ये तो अपने को पहली बार में आ गया, इसका आंसर भी लिखते आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी है, सिंपल है।
उसको मार्क करना है सी। उसके बाद में कैटेगरी बी कि जो उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा इसमें अपने को एफर्ट्स डालने पड़े हैं, दैट इज कैटेगरी बी। एंड लास्टली जो चीज अपने को समझ में ही नहीं आई है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बार बार पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आ रही है, दैट वुड बी और कैटेगरी ए, जो कि आपको आखिरी दिन देखना है। और जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे अगेन इसमें चेंजेस होते जाएंगे, बट ये मार्किंग करना आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड योर वीक एरियाज, सबसे मेन चीज, आपका टाइम जितना भी बचा है आपके पास, 2 महीने अगर अपन रफली पकड़े आज से, तो डिवाइड कीजिए उसको चारों सब्जेक्ट्स के बीच में आपके, जैसा भी टाइम है आपके पास में। मेक श्योर कि बीच में अगर आपके कोई प्रैक्टिकल्स, कोई कॉलेज का कुछ भी अगर चीजें हैं, उसके लिए भी आप प्लानिंग में उसको इंक्लूड करिए। एंड बचा हुआ टाइम सब्जेक्ट्स पर एलोकेट करिए। सब्जेक्ट्स पर एलोकेट मतलब इक्वली करना है क्या हमको? नहीं, जिसमें आपका मतलब वीक एरिया है, जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स मिले हैं या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जाता है आपको सब्जेक्ट, उसको थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम अलॉट करो, दूसरे इसको थोड़ा कम टाइम जो है अलॉट करो। जो सब्जेक्ट वीक है, जो सब्जेक्ट में नहीं आए हैं अपने को मार्क्स, उस पर मल्टीपल रिवीजन, एक रिवीजन ज्यादा प्लान करो कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स, राइट। ऐसे आपको अंडरस्टैंड करके अपनी वीक एरियाज फोकस करना है। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, इको के लिए बोलो या फिर स्पेशली लॉ के लिए बोलो, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है, जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग इट एंड एवरीथिंग, जितना हो सकता है उतना करिए। जहां जहां से आप मल्टीपल क्वेश्चंस देख सकते हो, जो जो आपको लगता है ये भी चीज देखनी चाहिए, हर चीज कवर करते जाइए। राइट योर टेस्ट्स, आखिर में हमको टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार एग्जाम दी है, आपको समझ में आया होगा कि वहां पर जाकर भी अपन थोड़ा बहुत पैनिक कर जाते हैं, इट्स प्रेटी नॉर्मल, बट यही सिचुएशन को हमको टैकल करने के लिए, हमारे को असेसमेंट करने के लिए कि हमें कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब हमको कहां समझेगा? टेस्ट में। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हमको कहां कहां कौन सी एरियाज में गलती हो रही है, लिखने में क्या क्या गलती हो रही है, ये सब अपने को टेस्ट में ही समझ में आएगा। मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, अच्छे से नहीं हुई, अभी टेस्ट देकर क्या करूंगा या करूंगी, दिस डजंट मेक सेंस। जो भी हुआ है, जितना हुआ है उतने में आपको टेस्ट सीरीज देना ही देना है, ओके। क्योंकि वो जब अपने को टेस्ट सीरीज में भी कम मार्क्स दिखते हैं ना, तब अपने को थोड़ा ऐसा डर लगता है, अरे नहीं अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर अगर आप पहले नहीं देखोगे तो वो चीज डायरेक्ट फिर वापस से एग्जाम में रिपीट होगी, और फिर आपका अगला मौका कब आएगा? जाने। वो आने देना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एलोकेट प्रॉपर रिवीजन टाइम, अच्छे से रिवीजन टाइम प्रॉपरली एलोकेट कीजिए एंड स्टिक टू वन मटेरियल। जो आप शुरुआत से कर रहे हो, मेरे मार्क्स नहीं आए तो मैं मटेरियल चेंज कर देता, डोंट थिंक दैट। अगर आप आईसीआई के मटेरियल से पढ़ रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छे से पढ़िए बस उस मटेरियल को। आई ऑलवेज से कि जितना आप आईसीआई के साथ रहोगे उतना पास होने के पास रहोगे। अपने को एग्जाम किसकी देनी है? आईसीआई की। लोग बोलते हैं वी कवर आईसीआई होल मॉड्यूल, वी कवर आईसीआई होल मॉड्यूल, पर क्यों नहीं अपन आईसीआई के मॉड्यूल में से ही पढ़ लेते ना फिर डायरेक्टली, क्यों घूम के जाना है, राइट। सो आईसीआई मटेरियल इज द बाइबल फॉर अस, वहां पर आपको आईसीआई के मटेरियल से ही पढ़ना है। अगर आप अभी तक रेफर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। अगर आप अभी तक कोई दूसरी क्लास की नोट से ऐसा कुछ रेफर कर रहे थे, तो अब लास्ट मोमेंट पर उसको चेंज मत करना, बट ट्राई करो कि आईसीआई के जो इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज है वो तो अपने को कवर करना ही है, प्लस जो चीजें आप हो सकती है आईसीआई मॉड्यूल से ही अपने को कवर करनी है। क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली आप क्वेश्चंस वगैरह के लिए देख सकते हो क्वेश्चन बैंक, क्योंकि जितना क्वेश्चंस है वो मटेरियल, हमारे आईसीआई मटेरियल में जितने क्वेश्चंस दिए रहते हैं, दैट इज नॉट दैट मच सफिशिएंट। वो वाले देखना है, बट उसके साथ में आप क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो, जो भी आपको लगती है। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने बताया ही, क्वेश्चन देख करके आंसर लिख करके। उसके बाद में सर्टेन जनरल पॉइंट्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। वो डर जो है अब आगे होगा क्या, कैसा हुआ, अभी क्यों हो गया, क्या हो गया, निकाल दो वो अभी के लिए।
ये सोचोगे, ज्यादा सोचोगे तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन एंड टाइम पास। इस टाइम पर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, बाकी सारा घूमना फिरना, एवरीथिंग कैन वेट, एवरीथिंग कैन वेट। वर्ल्ड इज देयर, यू आर देयर, सब कुछ हो जाएगा 2-3 महीने के बाद में। अभी सिर्फ और सिर्फ हमको फोकस कहां करना है, हमारी स्टडीज पर। लिसन टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स। कभी भी आपको ऐसा लगता है, थोड़ा डाउन फील होता है, लो फील होता है, ट्राई कीजिए मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने का, राइट। इट हेल्प्स, म्यूजिक ऑल्सो रियली हेल्प्स। मैनिफेस्ट, सोचिए कि मैं पास हो रहा हूं, मैं पास हो रही हूं, मैं एग्जाम लिखूंगा, फिर मैं 1 महीने बाद उसके बाद रिजल्ट आएगा, आई विल बी सेलिब्रेटिंग, ऐसा होगा वैसा होगा। मैनिफेस्ट कीजिए, अट्रैक्ट दैट एनर्जी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अगेन, होली, फेस्टिवल्स, बर्थडेज, फंक्शंस, एवरीथिंग कैन वेट, बट योर एग्जाम कैन नॉट, राइट। सब चीजों का सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। देखिए, सैक्रिफाइस तो बहुत मांगता है सीए कोर्स, बट उसके अगेंस्ट जो आपको मिलेगा ना, यू विल, ट्रस्ट मी, यू विल लिटरली लव इट फॉर द होल ऑफ योर लाइफ। एंड हार्डवर्क, नो शुगर कोटिंग, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अभी तक अपन ने पिछले अटेम्प्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई की थी, अब थोड़ा 10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा और मेहनत डालनी पड़ेगी। नहीं, मेरे से तो इतना ही होता, इसके ऊपर नहीं है मेरी लिमिट, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। अपने लिमिट्स को, अपने पोटेंशियल को आपको पुश करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। जस्ट अ फ्यू मोर थिंग्स, बी इन द प्रेजेंट। जो पीछे हो गया उसको छोड़ दो, जो आगे होगा उसको भी छोड़ दो। प्रेजेंट में अपन बेस्ट क्या कर सकते हैं उस पर ही फोकस करो। नहीं सर, थॉट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मान्य है, आते हैं, सबको ही आते हैं, बट कॉन्शियसली ट्राई करो कि जो हो गया है, जो होने वाला है, उससे अपने आप को थोड़ा डिटैच कर लो। जो अपने हाथ में है, बेस्ट अपन क्या कर सकते हैं, अभी हो गया है जाने दो, बट आगे अब नहीं हो सकता, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी, ये आपको इंश्योर करना है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ऑल द लेवल्स। डिसिप्लिन के साथ में, डेली कंसिस्टेंसी के साथ में, एक दिन तो चलता है गैप, थोड़ा बहुत 1-2 घंटा छोड़ दिया चलेगा, कुछ नहीं होगा, अभी ये कर लेता हूं, बाद में कर लूंगा, इतने से कुछ नहीं होता। इतना सा बन बन के ही अपना जो है स्कोर नीचे ले जाता है बिलो 200, जो कि अपने को नहीं होने देना है। एंड स्मॉल थिंग्स एड अप टू अ बिग पिरामिड, राइट। तो अगर आप अच्छी चीजें करते जाओगे, छोटी 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 कंसिस्टेंटली, तो आखिर में आपको ही उसका रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। गिव योर बेस्ट, जितना है अंदर, जो जी जान जितना लगा सकते हो पूरा लगा दो। वी आर देयर टू हेल्प यू एट एवरी वे पॉसिबल। गिव द बेस्ट दैट यू कैन, एंड all the very best for your exam. I'll pass on to Saili ma'am for her detailed guidance. Yes, good afternoon students. Yes, good afternoon online students. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मई के एग्जाम के लिए या सितंबर जैन जब आप एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए आपको कैसे स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है आपकी सेल्फ स्टडी की, एंड आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है आपके एग्जाम तक। ओके, सो मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ कि सीए फाउंडेशन में 400 की एग्जाम है ना आपकी, एंड पासिंग क्राइटेरिया है 50%, मतलब मिनिमम 200 ओवरऑल, एंड सब्जेक्ट वाइज कितने चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। ओके, बट हम सब्जेक्ट वाइज 40 का टारगेट अगर हमने रखा तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर एग्रीगेट 160 होता है। सो सब्जेक्ट वाइज भी क्या टारगेट रखना है, 50। ओके, सो 50 इज मिनिमम। ओके, सो मुझे बताओ कि सीए के फाउंडेशन लेवल पे 400 में से मैक्सिमम कितने मार्क्स अभी तक मिले हुए हैं, पता है आपको? पहले ऑल इंडिया रैंक्स निकालते थे, ओके, तो मार्कशीट वगैरह ऑल इंडिया रैंक करके अवेलेबल रहती थी, अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, बट कुछ अंदाजा है आपको?
कितने मिलते होंगे? अबाउट 350, करेक्ट। सो 341, 351, 350 के आसपास, ओके। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 की मार्कशीट रहती है हमेशा, ओके। सो हर सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आ गए, ओके। इमेजिन करो कितना अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स का कितना हो गया? 360, ओके। सो 85 अबाउ इन ऑल द सब्जेक्ट्स जनरली उनको मार्क्स मिलते हैं, 85 अबाउ, ओके। सो क्या होता है हमारा 12th तक हमारा टारगेट रहता है अबाउ 80-90%। एंड सीए में आने के बाद आप ही सोचो ये टारगेट आपने रखा था क्या, ओके। या जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं सीए फाउंडेशन की एग्जाम, आप भी सोचो 80 अबाउ का टारगेट रखा था क्या आपने? यस। सो एटलीस्ट 70, यस, गुड आफ्टरनून, 70% का टारगेट रखा था इन सीए फाउंडेशन एग्जाम, ओके। 70% का टारगेट रखा था क्या मैं? और लोअर पे आ रही हूँ। सो 12th, अभी 12th देके बहुत साल नहीं हुए आपको, अभी लास्ट ईयर वगैरह ही हुआ होगा या 2 साल बाद, या जस्ट किसी का तो अभी जस्ट एग्जाम हुई है, रिजल्ट भी नहीं आया, तो तब आपने एम रखा 80 अबाउ। एंड सीए में आने के बाद अचानक एम 80% से 50% पे आ गया एम, ओके। इतना लो एम ही कर दिया है हमने, ओके। सो मुझे बताओ, अगर मैंने 80 का टारगेट रखा एंड मुझे 78 मार्क्स आ गए तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। 80% का टारगेट रखा एंड 78% आ गए तो प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मैंने 50% का टारगेट रखा एंड मुझे 48% आ गए तो प्रॉब्लम है, करेक्ट। क्योंकि हमें ओवरऑल 50% चाहिए ना। 200 का टारगेट रख के 196 आ गए तो प्रॉब्लम है, बट 280 का टारगेट रख के 276 आ गए तो प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में डिफरेंस 4 का ही है। 200 टारगेट रख के 196 आ गए, 280 का टारगेट रख के 276 आ गए, दोनों में 4 का ही डिफरेंस है, बट उसमें पास और फेल या सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल इतना बड़ा डिफरेंस हो रहा है। सो अगर आप एग्जैक्ट पासिंग का टारगेट रखोगे और उसे 2-3 मार्क्स भी कम आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। 12th में 35% का टारगेट रखा था क्या आपने? नहीं रखा। सो जो भी टारगेट रखा था उसके आसपास मार्क्स है, 10% ऊपर नीचे, करेक्ट, ओके। सो अभी जो टारगेट रखा आपने 50%, तो उसके आसपास है 10% ऊपर नीचे, ऊपर होते तो पास होते, नीचे 10% नीचे, करेक्ट। सो हम जो टारगेट रखते हैं उसके आसपास होने वाला है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। सो इसलिए फर्स्ट थिंग पहले हमें क्या करनी है, टारगेट ही हाई रखना है। एग्जैक्ट ऐसे पासिंग का टारगेट रखोगे 50% का कि मैम 400 के एग्जाम में मुझे 200 चाहिए, ओके, तो प्रॉब्लम होगा। सो आपको टारगेट कितना रखना पड़ेगा? 70%, 280 का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। फिर 250 आ गए, 260 आ गए तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो कुछ हमारे क्लास के स्टूडेंट से उनके मार्कशीट्स दिखा रही हूँ, ओके। सो इस स्टूडेंट के अगर मार्क्स मैं पढ़ के दिखाती हूँ, 297 स्कोर है इसका। एंड इसके इकोनॉमिक्स के मार्क्स में पहले बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स में 97 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में 97 मार्क्स है, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, ओके। मैथ्स में 83 मार्क्स है, अकाउंट्स में 66, लॉ में 51, टोटल 297। सो 97 मार्क्स इकोनॉमिक्स में मिल सकते हैं, 83 मैथ्स में मिल सकते हैं, ओके। इवन अकाउंट्स में भी 80 अबाउ मिल सकते हैं, ओके। तो हमको इस मार्क्स के बारे में सोचना चाहिए तो मिलेंगे ना, ओके। 12th में आपने 35% का सोचा था क्या? एंड 80 आ गए हैं,
ऐसे होगा ही नहीं, जितना आप सोचोगे उसके आसपास आएंगे मार्क्स। ओके, सो इसके अगर 70-80 का सोचोगे तो उसके आसपास मार्क्स आएंगे। ओके, और एक स्टूडेंट सोहम, जो आपको पता है, उसका स्कोर 271 है। इसके स्पेसिफिक आपको लॉ के मार्क्स देखने चाहिए, लॉ में 71 मार्क्स है उसको। ओके, सो इन लोगों ने क्या किया, 97 कैसे आ गए इकोनॉमिक्स में, लॉ में 71 कैसे आ गए, ये हम देखने वाले हैं अभी। यस, सो फर्स्ट थिंग हमने अभी क्या देखी कि एम फॉर हाई मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक, एम फॉर हाई मार्क्स। ओके, सो 2 मिनट के लिए सोचो, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दी है सीए फाउंडेशन की, आपने दी है पहले एग्जाम सीए फाउंडेशन की, इंटरमीडिएट का हो गया सेशन। हाँ, ओके, तो आप दोपहर में आ जाओ 2 बजे के बाद, इनका सेशन होने के बाद। हाँ, तो जिन्होंने एग्जाम दी है सीए फाउंडेशन की, पहला ये देखो, चेक करो कि आपने क्या टारगेट रखा था। अगर आपने पासिंग का टारगेट रखा था सिर्फ, तो वहां पर ही गलत गए हो। सो अभी हमें यही सब डिस्कशंस करने हैं कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करने हैं। सो फर्स्ट मिस्टेक क्या की, सिर्फ पासिंग का टारगेट रखा। अभी टारगेट आपको हाई रखना पड़ेगा। ओके, 70 का टारगेट तो रख सकते हैं हम, 70%, करेक्ट। सो 70 मार्क्स के लिए एम करोगे। ओके, सेकेंड थिंग, हैव अ गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो उस केस में देखो, दिन भर में हम कितना निगेटिव सोचते हैं, लॉ के पॉइंट्स रिकॉल होंगे क्या, कीवर्ड्स, मैथ्स का पेपर कंप्लीट होगा क्या, करेक्ट। सो अकाउंट्स का सिलेबस इतना है, वो कंप्लीट होगा क्या, मुझे ग्रेजुएशन और ये दोनों मैनेज करना है, ये होगा क्या। ओके, सो कंटिन्यूअस निगेटिव ही, मतलब टेंशन वाले ही क्वेश्चंस है सब, करेक्ट। एंड वो ऑटोमेटिक आते हैं निगेटिव थॉट्स, एंड पॉजिटिव थॉट्स आने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। ओके, सो पॉजिटिव, आपको जैसे ही निगेटिव थॉट्स आएंगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, तो ही आपकी एनर्जी आएगी। मुझे बताओ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक आपको 50% अबाउ मिले हैं क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी आंसर करो चैट बॉक्स थ्रू। 50% अबाउ मिले हैं हर साल? हाँ, या कभी था 50 के बिलो? हाँ, हर साल मिले हैं 50% अबाउ, करेक्ट। सीए एग्जाम्स में कितने लाने हैं? 50% अबाउ। 70 का तो टारगेट है, बट मिनिमम 50% अबाउ ही लाने हैं। ओके, मतलब 100 में से 50 मार्क्स। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक्स है, तो उसके 50%, मतलब 5 टॉपिक्स आपको समझे हैं क्या हर सब्जेक्ट के, करेक्ट। सो मतलब इजी है, करेक्ट। 5-5 टॉपिक्स तो आपको समझ में आ गए हैं 50-50%। सो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 50% लाए हैं हर साल, तो अभी भी आपको 50% अबाउ आराम से मिल सकते हैं। ओके, तब कैसे आए? तब आपका टारगेट ही अबाउ था ना, इसलिए आए। सो दिस टाइम आपने टारगेट रखा, तो दिस टाइम भी आ जाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टडीज। सो प्रॉपर प्लानिंग किया था क्या, ये चेक करो। सो प्रॉपर प्लानिंग मतलब ऐसे नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैम नेक्स्ट 10 डेज में अकाउंट्स खत्म करना है, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज लॉ, देन नेक्स्ट 10 डेज में इको, देन नेक्स्ट 10 डेज में मैथ्स। ओके, सिर्फ ये ओवरऑल प्लानिंग हुआ, बट उसको डे वाइज में आज का डेली टारगेट क्या है कि अकाउंट्स के कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, लॉ के कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ऐसे डेली टारगेट सेट किया था क्या, वो चेक करो। तो हमें वैसे डेली टारगेट लगाना है, प्लान करना है, उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, सिर्फ प्लान लगा के नहीं चलेगा, उसका एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा। सो ये एक एक पॉइंट्स आप चेक करते जाओ, ये सब किया था क्या, किया था तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया था तो इस टाइम हमें करना ही है। देन नेक्स्ट, रेडी टू वर्क हार्ड।
ओके 12 घंटे पढ़ाई करने के लिए पहले से ही मन की तैयारी करो। ओके इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा हमें। ओके एंड सिर्फ हमारे फील्ड में नहीं है, ये सारे फील्ड्स में आप देखो, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं स्पोर्ट्स में देखो या और किसी फील्ड में देखो, वो भी इतना घंटे काम करते ही है। तो ये उसके लिए पहले से ही रेडी हो जाओ कि इतना हमें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। ओके एंड नेक्स्ट इज एंजॉय योर सीए जर्नी। मतलब क्या कि स्टडी जो है, पढ़ाई करते वक्त हमें एंजॉय करना पड़ेगा। सो एंजॉय करना है मतलब क्या कि आप इतना स्टडी कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं कि 4 घंटे कैसे हो गए। सो इतना आप उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करोगे, स्टडीज को एंजॉय करोगे, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आने वाला है। ओके आप जब भी वेब सीरीज देखते हो या मूवी देखते हो, ओके आप इतने इंटरेस्ट से देखते हो उसको, ओके आपको पता ही नहीं चलता अरे 2 घंटे हो गए। मतलब पूरा कंसंट्रेशन उसमें होता है एंड वो आप एंजॉय कर रहे होते हो। सेम ऐसे आपको सीए के स्टडीज में करना पड़ेगा। आपको चेक करो ऐसे होता है क्या, अरे अभी तक 15 मिनट ही हो गए स्टडी के लिए बैठ के, या 1 घंटा ही हुआ है और लंच टाइम के लिए और 1 घंटा बाकी है। ऐसे अगर आपको स्टडीज में बोर हो रहा है तो आउटपुट नहीं आने वाला है। ओके आपको इतना इंटरेस्ट लेके कंसंट्रेशन से उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, स्टडीज को एंजॉय करना है, ये ऑटोमेटिक रिजल्ट आने वाला है। अगेन सक्सेसफुल लोगों का अदर फील्ड्स में एग्जाम्पल देखो, वो उनका फील्ड एंजॉय करते हैं क्या या कंपलसरी करते हैं काम। विराट कोहली का एग्जाम्पल लो स्पोर्ट्स में। ओके क्या जो भी फील्ड में आपको, मूवीज में, फिल्म जो आपको पसंद है, वो आपका जो भी एक्टर एक्ट्रेस फेवरेट है, सो वो उनका काम एंजॉय करते हैं क्या, करेक्ट। सो बाकी फिर पैसे वगैरह ऑटोमेटिक आ जाते हैं। वैसे ही आपको मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे अगर आपने स्टडीज एंजॉय स्टार्ट किया तो। सो ये चेक करो लास्ट टाइम आपने कितना स्टडी एंजॉय किया था। ओके कुछ सब्जेक्ट्स एंजॉय करते हैं मैम, तो जो नहीं एंजॉय करते हो उसको भी एंजॉय करना स्टार्ट करो। ओके सो ये सब क्वालिटीज होने चाहिए। ओके अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू क्लियर एग्जाम्स विद गुड मार्क्स। सो तीनों स्टेप पे अगर आप पास हो तो आप सीए फाउंडेशन में पास हो जाओगे। फर्स्ट स्टेप है कंसेप्ट क्लैरिटी, जो अभी हमने डिस्कस की कि जितने भी टॉपिक्स है उस सब्जेक्ट में, उसमें से मोर देन 50% टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं क्या कंसेप्चुअली, ये चेक करो। ये तुम्हारा नाम क्या है? आरुष। ओके हाँ ओके सो कंसेप्ट्स अगर समझ में आ गए हैं मतलब आप स्टेप 1 में पास हो, करेक्ट। मोर देन 50% कंसेप्ट समझ में आ गए सारे सब्जेक्ट के, डन। सो स्टेप 1 डन है। स्टेप 2 सॉल्विंग प्रैक्टिस पे पास हो या नहीं हो, कैसे चेक करना है, तो चेक करो 3 to 4 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस हुई थी क्या। ओके 3 to 4 टाइम्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, एमसीक्यूज, मैथ्स के एमसीक्यूज, इको के एमसीक्यूज, अकाउंट्स के क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्विंग प्रैक्टिस 3 to 4 टाइम्स हुई थी क्या। कुछ टॉपिक्स की हुई थी, कुछ टॉपिक्स की नहीं हुई थी। अगर ऐसे है तो मतलब नहीं हुए हो इस स्टेप पे पास। लॉ में क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 3-4 टाइम्स हुई थी क्या, 1-2 बार हुई है मतलब इस स्टेप पे पास नहीं हो। ओके मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। एंड थर्ड स्टेप राइटिंग एग्जाम्स, राइटिंग टेस्ट इन एग्जाम एनवायरनमेंट, और उसमें पास होना। ओके तो इसका इम्पोर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है। ओके डायरेक्टली अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हो, फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हो तो डर रहता है, एंड जब भी वो रूटीन में आ जाता है, साइकिल चलाना रूटीन होने के बाद टेंशन जाता है। तो वैसे ही आपने टेस्ट ऑलरेडी लिखे हैं एग्जाम एनवायरनमेंट में, तो मेन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जो स्टूडेंट डायरेक्टली मेन एग्जाम लिख रहा है उसको टेंशन रहने वाला है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है 3 घंटे में पेपर कैसे टैकल करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स में एग्जैक्टली क्या करना होता है, 2 घंटे में मैथ्स का पेपर कैसे कंप्लीट करना है, करेक्ट।
अननेसेसरी क्वेश्चन सॉल्व किए तो कैसे निगेटिव मार्किंग की वजह से जाते हैं। ओके, तो वहां पर कंट्रोल करना होता है कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जिसको आपको कंफर्म नहीं पता है, कॉन्फिडेंस नहीं, वो नहीं सॉल्व करने हैं। ओके, ये सब की प्रैक्टिस जब हो जाएगी तब आपको मेन एग्जाम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि देखो आप क्या मेहनत कर रहे हो, दिन भर कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ये चेकर को नहीं पता है। चेकर को आपका सिर्फ पेपर पता है। उस 3 घंटे में कुछ गड़बड़ हो गई तो जाने वाला है। सो वो 3 घंटे को कैसे टैकल करना है उसकी प्रैक्टिस भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ इस तीनों स्टेप्स पे अगर आप पास हो गए तो आप सीए फाउंडेशन पास हो जाओगे। सो तीनों स्टेप्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सर ने ऑलरेडी आपको बताया है कि बुक्स क्या यूज करने हैं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, उसके ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड देन past exam papers, RTPs, mock test papers from 2022. ओके, ये आपके पास कंपाइलेशन रहेगा, इसका क्वेश्चन बैंक आपके पास है। एंड समरी चार्ट्स और समरी नोट्स होने चाहिए जो रिवीजन के लिए लगेंगे ना। लॉ, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरी वर्ड नहीं हम पढ़ सकते रिवाइज करते वक्त, सो वो समरी फॉर्म में होना चाहिए। अभी डे वाइज सेल्फ स्टडी का प्लान कैसे लगाना है, देखो आपको जो स्टडी का एक स्लॉट होना चाहिए आपका, वो 2 आवर्स या 3 आवर्स का होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आप 3 आवर्स कंटिन्यूअस नहीं बैठ पा रहे हो तो एटलीस्ट 2 आवर्स तो मिनिमम 2 आवर्स बैठना ही है। मतलब डिसाइड ही करो कि 2 घंटे बैठना ही है एक जगह पे, उठना ही नहीं है। ओके, एंड अगर आप 3 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठ सकते हो तो बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम कितने टाइम की होती है? 3 आवर्स, अकाउंट्स एंड लॉ, एंड इंटरमीडिएट लेवल से तो सारे सब्जेक्ट 3 आवर्स के हैं। सो इसलिए 3 घंटे एक जगह पे बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आप सिर्फ 10 मिनट्स का ब्रेक लो एंड नेक्स्ट अगेन 3 आवर्स का आपका स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एक यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि पहले आपका पहला स्लॉट 8 बजे स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, 8 to 11, देन 11 to 11:15 ब्रेक लिया, देन 11:15 to 1:15 आपने नेक्स्ट स्लॉट किया, 1:15 to 2 PM 45 मिनट्स लंच ब्रेक, देन 2 to 5 का नेक्स्ट स्लॉट। सो 2 to 5 जो एग्जैक्ट हमारा पेपर टाइम आता है वो, देन 5 to 6 ब्रेक लिया, 1 आवर ब्रेक, इवनिंग ब्रेक, देन 6 to 8 फिर से नेक्स्ट स्लॉट, 8 to 9 1 आवर फिर से ब्रेक, एंड 9 to 11 नेक्स्ट स्लॉट। सो ऐसे स्लॉट्स भी किए तो भी 12 घंटे स्टडी होता है पूरे दिन में। ओके, बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक लेके भी आराम से। ओके, सो ऐसे कुछ तो टारगेट आपका सेट होना चाहिए तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। जैसे स्कूल में आपके जो टाइमिंग था स्कूल का तो वो सेम था डेली, तो एक डिसिप्लिन था, तो वैसे ही डिसिप्लिन आपके सेल्फ स्टडी में आना चाहिए। फिर आप इस पूरे डे को कैसे क्या करना है, 8 to 11 क्या करना है, 2 to 5 क्या करना है, ये जो आपने स्लॉट्स बनाए हैं उसमें एग्जैक्टली क्या करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो भी डिसाइड करके रखना है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस है आपके पास, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो नोट्स है आपके क्लास के उसमें कितने क्वेश्चन है, पूरे सब्जेक्ट में टोटल कितने क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय आ डेज कर सकते हो। सो 30 डेज कहाँ से आ गए? सो आपको फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको ये लिख के रखना है तो लिख सकते हो। फर्स्ट रिवीजन के लिए आपके पास 30 डेज है। ओके, सेकेंड रिवीजन के लिए 12 डेज है, थर्ड रिवीजन के लिए 8 डेज है। ओके, ये कैसे? 30 + 12 + 8 50। ओके, सो 50 डेज है ना आपके पास। ओके, सो 15th में से है ना आपकी एग्जाम। सो एक्चुअल 60 है बट 8-10 दिन निकाल दो, इसमें जाएंगे ग्रेजुएशन में। सो 50 डेज ही हाथ में है
ओके, सो 50 को ऐसे डिवाइड किया है, फर्स्ट रिवीजन 30 डेज में, सेकेंड रिवीजन 12 डेज में, थर्ड रिवीजन 8 डेज में, एंड अल्टरनेट डे वाली रिवीजन जो मेन एग्जाम में होगी वो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर फर्स्ट रिवीजन अगर हम चारों सब्जेक्ट्स हर रोज कर रहे हैं तो मुझे 30 डेज पे अकाउंट्स करना है, 30 डेज लॉ करना है, 30 डेज मैथ्स करना है, 30 डेज इको करना है। तो 300 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट का टोटल काउंट आ गया, तो 300 डिवाइडेड बाय 30 डेज मतलब पर डे 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो इतने तो एक सब्जेक्ट के आराम से हो सकते हैं, करेक्ट। अगर मैंने 2 सब्जेक्ट्स लिए ऑन डेली बेसिस की, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स एंड मैथ्स लिया एंड लॉ एंड इको लिया, एक एमसीक्यू वाला एंड एक डिस्क्रिप्टिव वाला, तो मुझे फर्स्ट 15 डेज में 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने, नेक्स्ट 15 डेज में रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने। सो ये मैं डिवाइड करूंगी 300 क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 15 डेज। ओके, सो उस केस में 20 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अकाउंट्स के 20 क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिक्स के मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, अगर मैं 2 ही सब्जेक्ट्स डेली ले रही हूँ तो। अगर मैं चारों सब्जेक्ट्स डेली कर रही हूँ तो 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, 40 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आ रहे हैं। चारों सब्जेक्ट्स मैंने हर दिन किए तो 10 10 10 10। ओके, अगर मैंने 2 ही सब्जेक्ट्स लिए ऑन डेली बेसिस तो 20 एक सब्जेक्ट के, 20 दूसरे सब्जेक्ट के, तो वो भी 40 आ रहे हैं, मतलब 40 क्वेश्चंस तो डेली हमारे होने चाहिए। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, हाँ 300 क्वेश्चंस। ओके, एमसीक्यूज में ज़्यादा होंगे ना ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा, हाँ। ओके, सो वैसे भी 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए पूरा दिन तो नहीं लगने वाला है। ओके, सो वो आराम से आपका हो सकता है, इसलिए डेली में डिवाइड करके मतलब प्लान लिखो। सो प्लान आप लिखोगे तो एक आइडिया आ जाती है। जब तक प्लान नहीं लिखते हो, करते नहीं हो प्लान, तब तक कैसे होता है कि ये होगा या नहीं होगा या नहीं कंप्लीट, क्योंकि कुछ क्लियर पिक्चर ही सामने नहीं है ना हमारे। सो लिखो ये आपके डायरी में, एंड देन डेली आप क्वेश्चंस उसमें डिवाइड करोगे कि 9th मार्च को ये करना है, 10th मार्च को ये क्वेश्चन, 11th मार्च को ये क्वेश्चन। सो एक एक डेली का प्लान जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ओके, कुछ भी प्लान नहीं है तो फिर टेंशन आता है कि होगा या नहीं, होगा या नहीं। बट प्लान लिखोगे एंड एक एक दिन का जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो डेली प्लान कैसे सेट करना है समझ में आ गया है क्या? ओके, बुक्स कौन से यूज करने हैं वो समझा है? ओके, अभी थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए सर ने ऑलरेडी आपको बताया है कैसे स्टडी करना है। सो आप जस्ट चेक करते जाओ कि ये आपने किया था क्या। अगर नहीं किया था तो मे के एग्जाम के लिए आपको ये करना है। स्टडी ऑन डेली बेसिस, हर रोज लॉ पढ़ना ही है आपको, ठीक है, क्योंकि गैप हो गई तो रिकॉल करने में दिक्कत होती है। सेकेंड, रीड मेन कंटेंट एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स। अगर आपके पास समरी नोट्स नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, खुद की समरी करनी पड़ेगी। तो वो लिखने के लिए टाइम नहीं है अभी, तो हम मेन जो आपके पास टेक्स्ट बुक है आईसीआई का मॉड्यूल, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करोगे। थर्ड, अगर समरी नोट्स है तो बहुत ही अच्छा, उसको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है। ओके, सो एक दिन में 2 बार रिवाइज करोगे आप तो ज्यादा वो रिटेन होता है। एंड लास्ट जो गेम चेंजर पॉइंट है दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो सोहम को जो 71 मार्क्स थे उसने राइटिंग प्रैक्टिस की थी क्वेश्चन आंसर्स की, बहुत ज्यादा। ओके, सो इसमें जैसे अकाउंट्स में आपको डाउट रहता है क्या कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या सिर्फ गो थ्रू करके चलेगा, डाउट ही नहीं है। ओके, अकाउंट्स में मैथ्स में आप सॉल्व ही करते हो ना, या गो थ्रू करते हो? नहीं। ओके, सो जब आप सॉल्व करते हो एंड आपका आंसर उनके आंसर के साथ टैली होता है फिर कॉन्फिडेंस आता है। सो वो कॉन्फिडेंस लॉ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सॉल्व नहीं करते हैं ना, खुद से लिख के आंसर उनके आंसर के साथ कंपेयर करना है। ओके,
मार्क्स कैसे दिए जाते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में? अगर एक आंसर में 5 पॉइंट्स है, ओके, तो जो सजेस्टेड आंसर चेकर को दिया जाता है उस सजेस्टेड आंसर में 5 पॉइंट्स है, एंड आपके आंसर में उसमें से 5 पॉइंट सारे मैच हो गए तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। ओके, सोहम का आउट ऑफ मार्क्स मिले होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो ही स्कोर 71 होगा। अगर आपके 2 ही पॉइंट्स मैच हो गए तो प्रोपोर्शनेट उतने मार्क्स मिलेंगे। सो पूरा पॉइंट्स कंपैरिजन का गेम है। जितने पॉइंट्स आपके मैच होंगे उस कंपैरिजन में, उस प्रपोर्शन में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आपको जैसे अकाउंट्स, मैथ्स एंड इको में आप सॉल्व करके कंपेयर करते हो ना, वैसे ही डेली क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कंपेयर करना है उनके आंसर के साथ। सो लॉ की पढ़ाई आंसर सॉल्विंग से ही करनी है। ओके, सो ऐसे आप समझो कि लॉ का सब्जेक्ट जो है वो 2 सब्जेक्ट्स का टाइम लेता है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, तो डरो मत, सबको ही उतना टाइम लग रहा है, उतना टाइम लेता ही है। याद ही रखो इंटर एंड फाइनल में भी कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को आपको डबल टाइम देना पड़ेगा तो रिजल्ट आता है। ठीक है, सो इसलिए लॉ की पढ़ाई जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या क्या करना है आपको? पहले कंटेंट रीड करना है, ओके, वो में भी 2 बार रीड करना पड़ेगा पहले कंटेंट, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे। बिना देख के आप अगर लिख नहीं सकते हो तो पहले उनके आंसर 2-3 बार हमें रीड करने पड़ेंगे, फिर बुक बंद करके आप लिखोगे आंसर, फिर उनके आंसर के साथ कंपेयर करोगे, तो ये सब टाइम लगने वाला है, बट तो ही रिजल्ट आता है, पता है हमें। सिर्फ रीडिंग करके रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, सो लॉ के लिए ज़्यादा टाइम रखो ही ऑन डेली बेसिस। एंड इसमें आपको क्या करना है? एबीसी एनालिसिस आपको पता है क्या है, कि फर्स्ट टाइम सॉल्व करते वक्त क्या करना होता है? ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एंड बाद में आप क्या करते हो? इम्पॉर्टेंट मार्क करते हो, एंड नेक्स्ट टाइम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो। ओके, ये एबीसी एनालिसिस पता है। सो वैसे ही थ्योरी सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस कैसे करना है, देखो कि एक क्वेश्चन में उस आंसर के 5 पॉइंट्स है, हाँ, सो 5 का 50% मतलब 2.5, सो बेसिकली 3 पॉइंट्स आपको उसके याद आ रहे हैं, मतलब वो आंसर आपको आ रहा है। मिनिमम 50% की पॉइंट्स रिकॉल होने चाहिए। ओके, सो उसके लिए रिकॉल करके देखना पड़ेगा, बिना देख के लिखना पड़ेगा हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर मुझे 5 में से 4 पॉइंट्स रिकॉल हुए मतलब वो आंसर आ रहा है, बट मुझे 5 में से 2 ही पॉइंट्स रिकॉल हुए मतलब वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मार्क करो, वो नेक्स्ट रिविजन में फिर से क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। हमारा टारगेट है मिनिमम 50% का, मतलब क्या? हर क्वेश्चन के मिनिमम 50% पॉइंट्स रिकॉल होने ही चाहिए, तब तक उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे जिसमें आपको 75% टू 80% भी रिकॉल होगा, तो उस प्रपोर्शन में मार्क्स मिलेंगे, 4 में से 3 मिल जाएंगे। 50% रिकॉल हुआ तो 4 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो 2 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 8, ऐसे मार्क्स मिलते मिलते आपको वो ओवरऑल 100 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे। ओके, बट कुछ क्वेश्चंस में अगर वो बिलो 50% गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें क्या ध्यान में रखना है सेल्फ स्टडी करते वक्त, कि उस क्वेश्चन का 50% रिकॉल हुआ है क्या, नहीं हुआ है 2-3 बार पढ़ो उसको। ठीक है, सो यहाँ पर 5 पॉइंट्स है एक आंसर में, तो जब तक सारे 5 पॉइंट्स रिकॉल नहीं होते तब तक उसी क्वेश्चन के पीछे रहोगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए मैंने सॉल्यूशन क्या बताया कि 6 पॉइंट्स है तो 3 भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, 4 पॉइंट्स है तो 2-3 पॉइंट्स आ गए तो भी ठीक है, क्योंकि जो मार्क्स है वो कैसे मिलने वाले हैं? जितने पॉइंट्स कवर करोगे उस प्रपोर्शन में। मैंने 2 पेज लिखा है 4 मार्क के लिए, एंड मेरा कुछ मैच ही नहीं हो रहा है तो मार्क्स नहीं मिलने वाले।
सो सीए के एग्जाम्स में याद रखो तीनों लेवल्स पे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, पॉइंट्स कंपैरिजन से मार्क्स मिलते जाते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होता है, हाफ हाफ मार्क्स ऐसे अलॉटेड होते हैं। सो लेंथ का इधर कुछ नहीं है, बीकॉम जैसे कि 2 पेज का लिखा तो मार्क्स मिल गए, ऐसे यहाँ पर नहीं है। 4 पॉइंट्स है, हाफ पेज में वो 4 पॉइंट्स आपने लिखे, चारों के 4 मैच हो गए तो 4 आउट ऑफ 4 मिलते हैं हाफ पेज के लिए, क्योंकि जो लिखा है वो टू द पॉइंट लिखा है। सो समझ में आ गया थ्योरी का? ओके। सो इसलिए आपको 7-8 टाइम्स बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, एंड आप ब्रेन को वैसे ही ट्रेन करो कि ये रिकॉल होने वाला है, वहां पर भी पॉजिटिव ही खुद के साथ बोलना पड़ेगा, तो ही आपको पॉइंट्स रिकॉल होंगे। खुद को ये बताओ कि आपने स्कूल में पोएम्स लर्न किए थे, वो लर्न हुए थे ना, करेक्ट? राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम लर्न किया था, वर्ड टू वर्ड या ओन वर्ड्स में था, वर्ड टू वर्ड। सो कैसे वर्ड टू वर्ड रिकॉल हुआ? प्रेयर्स बहुत सारे किए लर्न, प्रेयर्स कैसे आते हैं आपको वर्ड टू वर्ड? हाँ, सो वही तो ना, मतलब बार बार रिवीजन करके। ओके, मैंने मैम एक ही बार पोयम पढ़ी, नेक्स्ट डे ओरल टेस्ट थी और आ गया मुझे पोयम, ऐसे तो नहीं हुआ था। तो कल ओरल टेस्ट है तो आज आप कितनी बार वो पोएम्स रिवाइज की, देन वर्ड टू वर्ड आ गया। एंड आपने ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था आपके, ये वर्ड टू वर्ड लर्न करना है। सो ब्रेन ने क्या आउटपुट दिया? वर्ड टू वर्ड। ओके, अभी आपने इंस्ट्रक्शन दी है क्या? तो अभी इंस्ट्रक्शन देनी है लॉ की पढ़ाई करते वक्त कि ये वर्ड टू वर्ड करना है। ओके, सो वर्ड टू वर्ड ऐसे इंस्ट्रक्शन दोगे एंड उसमें से 70% भी आउटपुट आ गया तो भी हमारे लिए करेक्ट है। ओके, तो ही सफिशिएंट है हमारे लिए। एक्सप्लेनेशन जितना आप लिखोगे, जितना उनको रिक्वायर्ड है, उतना आने के बाद आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सो लॉ की पढ़ाई करते वक्त जो भी क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे एंड उसको कंपेयर करोगे तो आपको सेल्फ स्टडी के टाइम ही समझेगा आपके लॉ में कितने मार्क्स आने वाले हैं, एंड जब टेस्ट लिखोगे तब समझता है। ओके, टेस्ट के मार्क्स से हमें पता चलता है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है या नहीं की है। ओके, एंड अगर आपने डेली राइटिंग प्रैक्टिस की तो लॉ में 50 अबव स्कोर होगा क्या बताओ? हो सकता है, क्योंकि हमारा टारगेट ही ऐसा था, मिनिमम 50% पॉइंट सभी क्वेश्चंस के रिकॉल करने हैं, तो वो ओवरऑल 50% हो जाएगा। एंड जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपके पास एक समरी होनी चाहिए, या फॉर्मूला बैंक है क्या मैथ्स की, तो वो रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, फॉर्मूला बैंक डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है तो उसमें तो मार्क्स आने ही चाहिए। उसके बाद सॉल्विंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस विद टाइमर। ओके, टाइम लगा के क्वेश्चंस की सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। आपको पता है कि 1.7 मिनट्स हम पर मार्क लेते हैं। ओके, 180 मिनट्स 3 आवर्स में होते हैं। 180 मिनट्स में से 10 मिनट्स हम निकालते हैं, क्योंकि अटेंडेंस शीट एंड एडमिट कार्ड वगैरह दिखाना, फ्रंट पेज फिलअप करना। सो 170 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स, सो 1.7 मिनट्स पर मार्क है हमारे पास। सो अकाउंट्स के वगैरह जो क्वेश्चन है, ओके, बड़े बड़े क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, वो टाइमर लगा के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। एंड मैथ्स के लिए आपके पास कितने आवर्स होते हैं? 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स। अगेन उसमें से 10 मिनट्स निकाल दो, 110 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, 1.1 मिनट। सो एज गुड एज 1 मिनट में एक MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। ओके, MCQ सॉल्विंग के लिए जब बैठोगे, अभी आप 20 MCQ सॉल्व करने वाले हो तो 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ ना एंड सॉल्व करो 20 MCQ। तो वो डेली आपको क्या आदत होगी? टाइम के प्रेशर की आदत होगी। नहीं तो घर पे सॉल्व करते वक्त आराम से चल रहा है एंड डायरेक्टली टाइम का प्रेशर टेस्ट में या एग्जाम में आता है। बट ये डेली आपने टाइमर लगा के सॉल्विंग किया तो आपको आदत हो जाएगी उसकी एंड टेंशन नहीं आएगा फिर।
एबीसी एनालिसिस इसमें भी आपको करना है, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए या कुछ स्टेप्स करेक्ट आए, कुछ गलत हो गए, तो वो भी आपको नेक्स्ट रिवीजन के लिए मार्क करना है। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की लिस्ट आप बना सकते हो अलग से, नहीं तो उस क्वेश्चन के बाजू में ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट उस क्वेश्चन में क्या है एंड उसकी क्या ट्रीटमेंट है वो एक लिस्ट कर सकते हो। सो अगर आपको लास्ट डे को वो पूरा टॉपिक करने के लिए टाइम नहीं है तो उसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देख सकते हो एंड उसकी ट्रीटमेंट कैसी है। 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस ये मैंने ऑलरेडी बताया था, तो वो कैसे करना है, फर्स्ट टाइम सॉल्व करते वक्त ईच एंड एवरी क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड टाइम भी फिर से आप शॉर्ट लिस्ट करोगे थर्ड रिवीजन के लिए, फिर थर्ड रिवीजन के टाइम फिर से शॉर्ट लिस्ट करोगे फोर्थ रिवीजन के लिए, एंड फोर्थ रिवीजन के टाइम आप लास्ट डे रिवीजन के लिए शॉर्ट लिस्ट करोगे क्वेश्चन। सो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट वाले हैं वो ऑटोमेटिक आपके हर रिवीजन में आते जाते हैं और वो 4 to 5 टाइम्स सॉल्व हो जाते हैं। एंड हमें जो रिवीजन करनी है वो नेक्स्ट रिविजन्स मैंने क्या बताया आपको 12 डेज में ही करना है, फर्स्ट रिवीजन 30 डेज देन 12 डेज, सो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हम कम कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट रिविजन्स में भी आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस ही करना होता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत बार क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट टाइम से सिर्फ गो थ्रू करते हैं। ओके, तो वो भी गलत स्ट्रैटेजी होगी। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, सॉल्व ही करना है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम करने हैं, जो नहीं आ रहे हैं डिफिकल्ट लग रहे हैं उतने ही सॉल्व करो। एंड राइटिंग टेस्ट इन एग्जाम एनवायरनमेंट, सो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 घंटे में आप जो करने वाले हो उसके ऊपर आपका रिजल्ट है, सो उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हमारा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है क्या, हम प्रॉपरली प्रेजेंट कर रहे हैं क्या, एग्जाम का टेंशन तो नहीं आ रहा है ना हमें, सो ये सब चेक करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अभी आपको कुछ डाउट्स है तो वो सॉल्व करेंगे, पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन है। या दिव्येशला आणि लक्ष्मी, ओके, स्टॉप केलं। ओके, आप